गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि शियाओ और बाकी सभी के सामने एक लेडी प्रकट हुई थी जो एक वीणा बजा रही थी और उन सभी पर हमला करना शुरू कर देती है। नेदरवर्ल्ड के लोग उस खजाने को हासिल करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने इमोर्टल स्मेल्टिंग पॉट के क्रिएचर को बाहर निकाल लिया, जिससे वो तेजी से उस पर हमला करने लग जाते हैं। लेकिन मेंग तियानजिन उन्हें रोक रहे थे। तभी अचानक वह जगह पूरी तरह बदल जाती है। सामने एक कब्र प्रकट होती है जो नेदरवर्ल्ड के खून को सोख रही थी। इसे देखकर नेदरवर्ल्ड के सभी लोग समझ जाते हैं कि यही वो ट्रेजर है जिसका जिक्र लुओ मो ने किया था और अब वो हर हाल में इसे हासिल करना चाहते थे। लेकिन तभी लेडी जियान किन ने नेदरवर्ल्ड के 2 पपेट और एक फिनिक्स को एक्टिवेट कर दिया। ये तीनों नेदरवर्ल्ड के लोगों को मारने लगते हैं। डर के मारे नेदरवर्ल्ड के पेटिशनर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। नेदरवर्ल्ड के पपेट उन्हें पूरी तरह खत्म करने के लिए एक जायंट मून क्रिएट कर लेते हैं। वो फेंग उस हमले को रोकते हुए चिल्लाकर कहता है, सीनियर, आप तो हमारे नेदरवर्ल्ड के एंसेस्टर हैं, फिर आप अपनी दुनिया के साथ विश्वासघात कैसे कर सकते हैं और हमें क्यों मार रहे हैं? क्या ये गद्दारी नहीं है? लेकिन हमला रुकता नहीं और वो मून तेजी से उनकी तरफ बढ़ता चला जाता है। तभी नेदरवर्ल्ड का एक एल्डर सामने आता है। वो अपनी शक्ति को एक्टिवेट करते हुए कहता है, ये लोग पहले ही हमारे साथ विश्वासघात कर चुके हैं, इसीलिए अब हमारे पूर्वज नहीं रहे। इसके बाद नेदरवर्ल्ड के बचे हुए सभी डिसिबल फॉर्मेशन पोजीशन में बैठ जाते हैं। वो अपने इमोर्टल स्मेल्टिंग पॉट को पूरी तरह से जागृत करने लगते हैं ताकि इस गद्दार का नाश किया जा सके। एल्डर आगे कहता है, हम पहले इन बचे हुए अवशेषों को नष्ट करेंगे और उसके बाद खजाने की खोज करेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने पूर्वजों के महान कार्य में किसी भी तरह की देरी नहीं होने देंगे। वो दोबारा इमोर्टल स्मेल्टिंग पॉट के उस ब्लड क्रिएचर को एक्टिवेट कर देते हैं। वो क्रिएचर अपने मुंह से एक जबरदस्त एनर्जी बीम निकालता है जिससे वो जायंट मून टूटने लगता है। नेदरवर्ल्ड के दोनों पपेट अपनी एनर्जी बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मून पूरी तरह बिखर जाता है और वही क्रिएचर एक जोरदार हमला करके उन दोनों पपेट को पूरी तरह नष्ट कर देता है। अब वो फिनिक्स की तरफ हमला करता है। इस दौरान लेडी जियान किन अपने रियल स्केलेटन फॉर्म में आ चुकी थी। वो भी हमला करती है, लेकिन फिनिक्स नेदरवर्ल्ड के हमले से नष्ट हो जाता है। हालांकि इससे एक जबरदस्त एनर्जी वेव फैलती है जिससे नेदरवर्ल्ड के पेटिशनर भी कमजोर पड़ जाते हैं। शियाओ और उसके बाकी साथी पहले ही पीछे हट चुके थे। अब उस पाइन कॉफिन के अंदर उस लेडी की रेमनेंट एनर्जी समा चुकी थी। वो एक एशियन हीरो थी। काओ युशेंग हैरानी से कहता है, ये कैसा अजीब ट्रेजर है, इसके अंदर तो सिर्फ एक इमोर्टल की लाश मौजूद है और वो भी उसी लेडी की जो अभी हमारे सामने आई थी। समय के साथ इसकी सोल एक पौराणिक भूत में बदल चुकी है क्योंकि ये अमर है और इसके माथे पर जो प्रकाश का गोला दिखाई दे रहा है उससे साफ पता चलता है कि ये लेडी अभी भी जिंदा है। क्या ये जल्द ही होश में आने वाली है? मेंग तियानजिन गंभीर स्वर में कहते हैं, वास्तव में इस जगह का भाग्य अविश्वसनीय है। यह इमोर्टल लेडी अब तक इसीलिए जिंदा है क्योंकि इसकी रेमनेंट सोल लगातार खुद को पोषित कर रही है। इसी वजह से ये मौत के बाद भी अमर बनी हुई है। उस हमले में लेडी की स्केलेटन बॉडी बिखर गई थी, लेकिन वो फिर से खुद को जोड़ लेती है। मेंग तियानजिन आगे कहते हैं, मुझे लगता है कि ये लेडी हजारों साल पहले मर चुकी थी। शायद इसकी यादें मिट चुकी है और अब ये पहले जैसी नहीं रहे। इमोर्टल लेडी जियान किन गुस्से में कहती है, आखिर मेरी इटर्नल स्लीप में खलल डालने की हिम्मत किसकी हुई? मेरे शांत मन को भंग करने की हिम्मत किसने की? उसके गुस्से से आसपास के प्लेनेट नष्ट होने लगते हैं। वो आगे कहती है, मुझे ये सब कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। ये इमोर्टल स्मेल्टिंग पॉट जब मैं मरी थी शायद तब भी ये मौजूद था, लेकिन मैं अपनी बहुत सी यादें भूल चुकी हूँ। इतना कहते ही वो इमोर्टल स्मेल्टिंग पॉट के क्रिएचर को सीधे नष्ट कर देती है। काओ युशेंग जल्दी से कहता है, क्या आपको याद नहीं, आप वही है जिन्होंने नेदरवर्ल्ड के लुओ मो को मारा था, लेकिन अब ये विदेशी भेड़िए फिर से लौट आए हैं और ये लगातार हमारी दुनिया के सुप्रीम ट्रेजर पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए प्लीज आप हमारी मदद कीजिए और इन दुश्मनों को खत्म कर दीजिए। इससे आपका और सभी शहीद नायकों का बदला भी पूरा हो जाएगा। इतना सुनते ही हे जिमिन गुस्से में आ जाता है और काओ युशेंग पर हमला कर देता है, लेकिन मेंग तियानजिन तुरंत आगे आकर उस हमले को रोक लेते हैं। वो लेडी तियानिन कहती है, आखिर वो सुप्रीम ट्रेजर क्या है
है और वो गिरे हुए नायक कौन है जिनकी तुम बार बार बात कर रहे हो। मेरा अतीत, मेरा वास्तविक शरीर बहुत पहले ही नष्ट हो चुका है और अब मेरा तुम्हारी उस लड़ाई से कोई भी लेना देना नहीं है, इसीलिए मुझे अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 9 हेवन एंड 10 रियल्म के लोग कौन है और नेदरवर्ल्ड के लोग कौन है। सारा अतीत तो बस पल भर के लिए दिखाई देने वाले बादलों की तरह होता है, इसीलिए उसे भूल जाना ही बेहतर है क्योंकि अतीत का अब कोई मतलब नहीं और अब मैं इस बारे में दोबारा कोई बात नहीं करना चाहती। इतना कहकर वो हमला करने के लिए तैयार हो जाती है। मेंग तियानजिन कहते हैं अगर आप सचमुच अतीत में हमारी योद्धा थी तो आपको लोहे और खून से बना हुआ ये वॉर फ्लैग पहचानना चाहिए। वो उसे फ्लैग दिखाते हैं जिसमें पूर्वजों की आंखें समाई हुई थी। वो आगे कहते हैं क्या आप अपने साथियों को भूल चुकी है। इस पर वो लेडी कहती है वक्त बदलता रहता है, पहले मैं कुछ और थी और अब मैं कुछ और हूँ। आखिर मेरे अतीत का मेरे वर्तमान व्यक्तित्व से क्या संबंध हो सकता है। इतना कहकर वो सामने चाइनीज बोर्ड गो गेम ले आती है। अब शियाओ भी आगे आकर कहता है आप हमारे 9 हेवन एंड 10 रियल्म से रही है, फिर आप अपने मूल उद्देश्य को कैसे भूल सकती है। अगर सब लोग आपकी तरह बन जाएं और अपने लोगों को भूल जाएं तो हमारी दुनिया आखिर जिंदा कैसे बचेगी। सीनियर, आप जीवन और मृत्यु के चक्र को पार कर चुकी हैं, तो क्या फिर भी आप हमारा साथ नहीं देना चाहेंगी। वो लेडी जवाब देती है अतीत के लोगों ने मेरे साथ अन्याय किया था, इसीलिए मुझे उनका कोई एहसान मानने की जरूरत नहीं। अब मैंने अपनी खुद की दुनिया बना ली है, इसीलिए मैं सभी विपत्तियों और कर्मों से मुक्त हो चुकी हूँ। इतना कहते हुए वो उन सभी को चाइनीज बोर्ड गेम के ऊपर ले आती है। वो कहती है अब तुम मुझे दोबारा कभी परेशान मत करना और फिर वो उन सभी पर भयानक दबाव डालने लगती है। शियाओ को भी तेज प्रेशर का सामना करना पड़ता है। वो मन ही मन सोचता है क्या ऐसा हो सकता है कि 9 हेवन के फॉरबिडन एरिया में यह सब कुछ अतीत की पुरानी शक्तियों से उत्पन्न हुआ हो। वो लेडी को याद दिलाते हुए कहता है कि आपको अब भी अपने उस पत्थर के शिलालेख पर लिखी समुद्र को पार करने वाली पंक्ति याद नहीं है। आपकी वो महत्वाकांक्षाएं अधूरी रह गई थी, क्या आप उन्हें पूरा नहीं करना चाहती। वो लेडी सख्त लहजे में कहती है जल्दी से इस जगह को छोड़ दो वरना भीषण विपत्ति आएगी। जिस दुनिया में अमरता का मार्ग टूट चुका हो वहाँ के प्राणियों को इस जगह से कोई भी वास्ता नहीं रखना चाहिए। शियाओ कहता है गॉडेस लियू को भी भयानक परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था, फिर भी वो अपने लोगों के प्रति हमेशा सच्ची बनी रही। उन्होंने अपनी दुनिया के सभी प्राणियों को बचाने का संकल्प लिया। अगर वो दिन सचमुच आए जब युद्ध निकट होगा और अमरता का मार्ग न होने के बावजूद भी मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा और उनके साथ मिलकर लड़ूंगा। वो लेडी कुछ समझ नहीं पाती और कहती है मुझे नहीं पता तुम आखिर किस बारे में बात कर रहे हो। इतना कहकर वो एक अगरबत्ती फेंकती है और कहती है जैसे ये जलकर खत्म हो जाएगी तुम इस दुनिया से बाहर निकल जाओगे और उसी इंसेंस स्टिक के साथ वो सभी को इस दुनिया से बाहर फेंक देती है। हे जिमिंग उस इंसेंस स्टिक को एक ट्रेजर समझकर उसे लेने की कोशिश करता है, लेकिन शियाओ तेजी से आगे बढ़कर उस पर हमला कर देता है जिससे वो इंसेंस स्टिक दूर जा गिरती है। मेंग तियानजिन सामने आकर अपनी तलवार से नेदरवर्ल्ड के लोगों को काट देते हैं और वो सभी खींचकर अपनी दुनिया में वापस भेज दिए जाते हैं। हे जिमिंग भागते हुए कहता है लड़के हुआंग वो दिन भी जल्द आएगा जब मैं तुम्हारा सिर काटूंगा। वो वहां से निकल जाता है। शियाओ से देखते हुए कहता है मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा, पहले मैं तुम्हारे किंग्स का सफाया करूंगा और फिर तुम्हारे पूरे रॉयल क्लैन को मिटा दूंगा। अब नेदरवर्ल्ड के लोग उस मार्ग से वापस अपनी दुनिया में लौट जाते हैं। काव्य सिंह ईरानी से कहता है मैंने देखा कई विशालकाय हाथ इस मार्ग को सहारा दे रहे थे, वास्तव में उनकी शक्ति काफी भयानक है। मेंग तियानजिन गंभीर स्वर में कहते हैं अब जबकि यह मार्ग खुल चुका है तो नेदरवर्ल्ड के लोग दोबारा आक्रमण जरूर करेंगे। हमें आगे की रणनीति पर चर्चा करने के लिए जल्दी से एकेडमी वापस लौटना होगा। इसके बाद सभी वहां से निकल जाते हैं और फिर एक अलग ही डोमेन में दो लोग उस इंसेंस स्टिक के बारे में बात करते हुए दिखते हैं कि वो अचानक कहां गायब हो गई। वो कहते हैं अगर ये सचमुच कर्म से जुड़ी हुई है तो यह निश्चित रूप से पूरी पृथ्वी और आकाश को हिला देगी और पूरे राज्य को नष्ट कर देगी। अब हमें तियानजिन एकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ मेंग तियानजिन और सभी डिसिबल शिप से वहां पहुंच चुके थे, लेकिन मेंग तियानजिन को हाई लेवल लीडर्स की मीटिंग के लिए बुला लिया जाता है, इसीलिए वहां से चले जाते हैं और अब एकेडमी में सिर्फ शियाओ और बाकी सभी यंग पेटिशनर वापस लौट कर आते हैं।
तियानशिन एकेडमी के डिसिबल शियाओ के पास आते हैं और उसे देखकर काफी खुश हो जाते हैं। लेकिन उसी जगह वांग फैमिली के मेंबर भी मौजूद थे। शियाओ जानता था कि ये लोग जरूर परेशानी पैदा करेंगे, इसलिए वो एंट किंग को पहले से ही अपने प्लान के मुताबिक वहां से भेज देता है। तियानशिन एकेडमी का एक डिसिबल पूछता है क्या वाकई ग्रेट वॉर शुरू होने वाला है। शियाओ गंभीर आवाज में कहता है युद्ध शुरू हो चुका है और एक क्रूर युग का आगमन हो चुका है। हालांकि अभी नेदरवर्ल्ड के पावरफुल लोग हेवन एंड अर्थ के नियमों के द्वारा अस्थायी रूप से दबे हुए हैं, इसीलिए वो आसानी से यहाँ उतर कर नहीं आ सकते। तभी नेदरवर्ल्ड का वांग तियानमिंग आगे आता है और तंज कसते हुए कहता है आखिर युद्ध शुरू हो चुका है तो फिर तुम यहाँ क्यों आ गए? क्या तुम डर कर भाग आए हो? मुझे तो पहले ही पता था कि तुम एक भगोड़े हो। शियाओ को गुस्सा आ जाता है। वो सोचता है ये वांग फैमिली वाकई सुधरने वाली नहीं है। शियाओ अपना फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देता है। काओ युशेंग आगे आकर कहता है यह हमारी तियानशिन एकेडमी है, इसमें तुम्हें दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। अगर तुम किसी रईसजादी की तरह बर्ताव करना चाहते हो तो अपने वांग फैमिली में वापस लौट जाओ, क्योंकि इस युद्ध में फ्रंट लाइन पर हमें कहीं भी तुम्हारी वांग फैमिली का कोई मेंबर दिखाई नहीं दिया और अब तुम बड़ी बहादुरी से हमसे सवाल पूछ रहे हो। तभी वांग आन गुस्से में चिल्लाता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे नौवे परदादा से इस तरह बात करने की? लिटिल बनी तंज भरे लहजे में कहती है होंगे ये तुम्हारे कबीले के नवे परदादा, लेकिन हमारे सामने ये एक खुसड़ बुड्ढे से ज्यादा और कुछ नहीं है। बाकी डिसेबल भी कहते हैं हमारी तियानशिन एकेडमी कभी कुछ नहीं छिपाती। हमारे सभी पावरफुल लीडर और सीनियर्स फ्रंट लाइन पर लड़ने के लिए चले गए हैं, लेकिन तुम्हारी वांग फैमिली के लोग छिपे रहते हैं और दूसरों के घरों पर हमला करके उन पर कब्जा कर लेते हैं। तुम लोग सिर्फ लूटने में ही माहिर हो। वांग तियानमिंग सफाई देते हुए कहता है तुम कैसी बातें कर रहे हो? हम तो सिर्फ जगहों को चेक कर रहे हैं, क्योंकि दूसरी दुनिया ने हमला कर दिया है ताकि हम सबका बचाव कर सके। शियाओ ठंडे लहजे में कहता है अगर आप इसे अपनी प्रोटेक्शन कहते हैं तो फिर मैं भी किसी दिन आपकी केओस टेक्निक ट्रेजर को सीखने के लिए तुम्हारे परिवार में गश्त करना चाहूंगा। इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? इतना सुनते ही तियानमिंग और उसके साथी गुस्से से बढ़ जाते हैं और हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन तियानशिन एकेडमी के डिसेबल भी रुकने वाले नहीं थे। शियाओ के सभी साथी लड़ने के लिए अपनी पावर एक्टिवेट कर लेते हैं और चिल्लाकर कहते हैं तुम लोग वाकई घिनौने हो। हुआंग ने अकेले ही नेदरवर्ल्ड के कई पेटिशनर को मार डाला, फिर भी तुम हम पर ही उंगली उठा रहे हो। वो उनके हमले को रोक लेते हैं। तभी तियानमिंग को वांगदा की बात याद आती है। उसने कहा था हुआंग के पास इंडेस्ट्रेटेबल इमोर्टल सूत्र मौजूद है जिसमें महान भाग्य शामिल है। अगर हमने उसे हासिल कर लिया तो ये हमें अमरता प्राप्त करने में काफी मदद करेगा। इसके बाद हमें मेंग तियानजिन से डरने की कोई जरूरत नहीं होगी, इसीलिए किसी भी कीमत पर उस लड़के को पकड़ना ही होगा। अब तियानमिंग शियाओ पर गद्दारी का आरोप लगाते हुए उस पर हमला कर देता है। वो अपने ड्रैगन को शियाओ की तरफ छोड़ता है। तभी जमीन के नीचे से एक ट्राइडेंट बाहर निकलता है और उस ट्रेजर को एक ही बार में मार देता है, क्योंकि हंट किंग अपने कबीले के गार्डियन के साथ वहां चुका था। एंट किंग अपने ट्राइडेंट से जबरदस्त हमला करता है और एक ही पल में वांग फैमिली के सारे मेंबर को मार डालता है। इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, साथ ही इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।